नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, अपन ने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए 500 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की अपन ने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें अपनी क्लास नंबर 1 है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंदर अपन ने 25 क्वेश्चन है वो देखे हैं। आज की अपनी क्लास नंबर 2 रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 26 से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और पिछली जो क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो उस क्लास को आप जरूर एक बार देख लीजिए। 25 प्रश्न उसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने इंक्लूड किए हैं। तो आज अपन क्वेश्चन नंबर 26 है, यहां से स्टार्ट करने वाले। एक एक करके सभी प्रश्नों का अच्छी तरीके से आंसर जानेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं उसी लेवल के उन्हीं प्रश्नों का कलेक्शन में लेके आया हूं। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखिए। एक वाट मीटर की प्रेशर कॉइल में, यानी कि जो वाट मीटर के अंदर एक प्रेशर कॉइल होती है, एक करंट कॉइल होती है, तो उसमें से जो प्रेशर कॉइल होती है उसके अंदर क्या क्या होता है ये चीज पूछिए। तो वाट मीटर की प्रेशर कॉइल के अंदर एक अपना कैपेसिटिव इफेक्ट होता है, एक अपना इंडक्टिव इफेक्ट होता है, यानी कि धारिता और प्रेरकत्व दो होते हैं। प्रतिरोध उसके अंदर नहीं होता, नगण्य के बराबर होता है। वाट मीटर की जो प्रेशर कॉइल होती है इसको अपन वोल्टेज कॉइल भी बोलते हैं, और दूसरी अपनी करंट कॉइल होती है। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखिए। श्विनबर्ग के परीक्षण से किन हानियों की पहचान की जाती है? दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये है कि श्विनबर्ग का जो परीक्षण है ये हमेशा नो लोड पे किया जाता है। पहला प्रश्न आपका ये बनता है। दूसरा यहाँ पे पूछा है कि कौन कौन सी हानियों की अपन गणना करते हैं, तो विंडेज और घर्षण लॉसेज है, इनका अपन पता लगाते हैं। यानी कि नो लोड पे विंडेज और घर्षण लॉसेज का पता लगाने के लिए श्विनबर्ग परीक्षण, श्विनबर्ग टेस्ट अपन करते हैं। प्रश्न नंबर 28 देखिए। SWG की फुल फॉर्म इन्होंने पूछी है, तो स्टैंडर्ड वायर गेज इसकी फुल फॉर्म होती है, जैसे कि आप में से ज्यादातर बच्चों का पता ही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखिए। के लिए पुनर्जनन यानी कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग आसानी से संभव नहीं है, यानी कि पूछा है कि कौन सी मोटर के लिए जो ब्रेकिंग का एक तरीका है, एक मेथड है, एक विधि है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, तो इसका पर उपयोग आसानी से नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की मोटर कौन सी है? दोस्तों, रीजनरेटिव ब्रेकिंग के अंदर मोटर की एकाएक जो चलने की डायरेक्शन होती है उसको चेंज करके उसको रोका जाता है। तो डीसी सीरीज मोटर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, ये लगाना थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, और एकाएक मोटर की डायरेक्शन को चेंज करके इसको रोकना थोड़ा सा डैमेज होने का खतरा रहता है। तो राइट आंसर होगा डीसी सीरीज मोटर। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखिए। डायनेमिक ब्रेकिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? कौन सी मोटर के लिए इसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों, डायनेमिक ब्रेकिंग है, इसका उपयोग अपन डायनेमिक को हिंदी के अंदर गतिशील ब्रेकिंग क्रिया भी बोला जाता है, तो डीसी मोटर के लिए उपयोग करते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई भी हो, चाहे सीरीज हो, चाहे शंट हो, चाहे कंपाउंड हो, उसके लिए अपन डीसी मोटर के लिए डायनेमिक ब्रेकिंग का अपन उपयोग कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 31 देखिए। वार्ड लियोनार्ड विधि है, यानी कि वार्ड लियोनार्ड विधि के बारे में पूछा है। तो पहला है आर्मेचर नियंत्रण विधि, दूसरा है क्षेत्र नियंत्रण विधि, तीसरा है आर्मेचर नियंत्रण विधि और क्षेत्र नियंत्रण विधि का संयोजन, और चौथा है आर्मेचर और फील्ड नियंत्रण विधि से पूरी तरह से अलग। तो वार्ड लियोनार्ड जो मेथड है, जो विधि है, आर्मेचर नियंत्रण विधि और क्षेत्र नियंत्रण विधि, इन दोनों का संयोजन है। देखिए आर्मेचर नियंत्रण विधि में क्या होता है, मोटर का जो आर्मेचर होता है उसके सीरीज के अंदर एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है, और आर्मेचर नियंत्रण विधि से हमेशा मोटर की जो नॉर्मल स्पीड होती है उससे कम स्पीड अपन प्राप्त कर सकते हैं। जबकि क्षेत्र नियंत्रण जो विधि होती है, मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसके सीरीज में अपने एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ देती है। रेजिस्टेंस जोड़ने की वजह से धारा होगी उसमें से गुजरने वाली वो कम हो जाएगी, धारा कम होगी तो फ्लक्स बनना भी कम हो जाएगा, और मोटर की जो गति होती है वो फ्लक्स के व्युत क्रमानुपाती होती है। तो जैसे ही फ्लक्स कम होगा तो मोटर की गति है वो बढ़ जाती है। यानी कि फील्ड नियंत्रण मेथड के जरिए अपन मोटर की नॉर्मल स्पीड से उच्च स्पीड यानी कि हाई स्पीड अपन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वार्ड लियोनार्ड मेथड है वो आर्मेचर नियंत्रण और क्षेत्र नियंत्रण दोनों का संयोजन है। किस गति नियंत्रण विधि के लिए हमें न्यूनतम दक्षता प्राप्त होती है? देखिए दोस्तों, वोल्ट आपकी जो आर्मेचर नियंत्रण विधि होती है इसमें अपने को दक्षता न्यूनतम प्राप्त होती है। दक्षता न्यूनतम क्यों प्राप्त होती है? मोटर का जो आर्मेचर होता है उसके सीरीज में अपन रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और ये रेजिस्टेंस लगाने की वजह से बहुत ज़्यादा उसके अंदर लॉसेज उत्पन्न हो जाते हैं, हीट उत्पन्न होती है, और लॉसेज उत्पन्न होने की वजह से मोटर की जो दक्षता है वो कम हो जाती है। यानी कि न्यूनतम दक्षता आर्मेचर नियंत्रण विधि में होती है। चलिए प्रश्न नंबर 33 नंबर प्रश्न देखिए। सीरीज ट्रैक्शन मोटर्स के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो इसके लिए जो सबसे उपयुक्त विधि है श्रेणी समांतर नियंत्रण विधि। राइट आंसर होगा इसका सी।
चलिए प्रश्न नंबर आप 34 देखिए, डीसी शंट मोटर की गति को द्वारा पूर्ण भार गति से अधिक बनाया जा सकता है। यानी कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसके जरिए डीसी शंट मोटर है उसकी गति को अपन पूर्ण भार गति से अपन अधिक कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो अपनी फील्ड करंट को कम करके, जैसे कि मैंने आपको बताया मोटर की जो गति होती है वो हमेशा फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है डीसी शंट की, और जैसे ही अपन धारा को कम करेंगे तो ये जो फ्लक्स है ये भी अपना कम हो जाएगा और मोटर की गति है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो फील्ड करंट को कम करके अपन डीसी शंट मोटर की गति को फुल लोड जो स्पीड होगी उससे भी अधिक अपन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और वैसे आपको इस वीडियो के डिस्कशन में भी 3000 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की एक PDF फाइल मिलेगी, नोट्स वगैरह काफ़ी सारा कंटेंट हमने प्रोवाइड किया है, और वीडियो के डिस्कशन में आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन की भी लिंक मिल जाएगी, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। हर संडे को वहाँ पे टेक्निकल का एक बिल्कुल फ्री में टेस्ट भी होता है 25 नंबर का, तो उसका भी आप बेनिफिट जरूर उठाया करें। चलिए प्रश्न नंबर 35 देखिए, डीसी शंट मोटर की नो लोड स्पीड है वो 1322 RPM है, जबकि फुल लोड स्पीड 1182 RPM है। तो गति नियमन यानी कि स्पीड रेगुलेशन इन्होंने पूछा है। दोस्तों स्पीड रेगुलेशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है, देखिए नो लोड स्पीड, पहले पढ़ लेते हैं नो लोड स्पीड। ठीक है, नो लोड स्पीड, उसके बाद में फुल लोड स्पीड है ना, फुल लोड स्पीड लेते हैं, और उसके बाद में बट्टे में अपन कौन सी करेंगे, बट्टे में करेंगे अपन हमेशा फुल लोड वाली स्पीड को करेंगे, इनटू अपन 100 करेंगे। यानी कि इस प्रश्न के हिसाब से देखें तो अपन क्या करेंगे, 1322 माइनस 1182 बट्टे 1182, और अपने को परसेंटेज में आंसर लाना है तो 100 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 11.8% इसकी स्पीड रेगुलेशन आ जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, गति नियमन ज्ञात करना है तो फुल लोड स्पीड है यही नीचे आएगी। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, भूल जाते हैं, नो लोड स्पीड को नीचे कर देते हैं, जिसकी वजह से आंसर गलत आ जाता है। प्रश्न नंबर 36 देखिए, एक पावर सिस्टम में अधिकतम 15 मेगावाट का भार होता है, यानी कि ये कनेक्टेड लोड है जो जुड़ा हुआ है पावर सिस्टम से। वार्षिक लोड फैक्टर अपना 50% है, संयंत्र क्षमता कारक अपना 40% है। तो संयंत्र की आरक्षित क्षमता आपको ज्ञात करनी है। आरक्षित क्षमता दोस्तों कौन सी होती है, आरक्षित क्षमता वो होती है जो भार लगाने के बाद में भी अपना जो पावर प्लांट होता है उसके पास में बची रहती है, तो वो अपने को ज्ञात करनी है। देखिए वो अगर अपने को ज्ञात करनी है तो टोटल संयंत्र की क्षमता कितनी है वो अपन ज्ञात कर लेंगे, और उसमें से जो लोड जुड़ा हुआ है उसको घटा देंगे तो वो अपनी रिजर्व कैपेसिटी आ जाएगी। देखिए टोटल अपने को क्षमता पहले ज्ञात करनी है, तो टोटल क्षमता ज्ञात करने के लिए अपन वार्षिक लोड फैक्टर है ना उसको अपन कर लेंगे, अपने इसमें 100 का भाग देकर अपने इसको संख्या में कन्वर्ट कर लेंगे, बट्टे उसमें संयंत्र क्षमता कारक है इसका अपन भाग देंगे, तो ये अपना संख्या में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.4 आ जाएगा। और इसको अपन क्या करेंगे, जो कनेक्टेड लोड है 15 मेगावाट इससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा 18 पॉइंट समथिंग, इसका आंसर आ जाएगा 18 पॉइंट, शायद मेरे हिसाब से, हाँ ठीक है 18.75 इसका अपना आ जाएगा। टोटल ये अपन मतलब क्या कि जो पावर प्लांट है उसकी क्षमता आ गई। तो अपन क्या करेंगे, रिजर्व कैपेसिटी ज्ञात करनी है, तो 18.75 है, इसमें से जो लोड जुड़ा हुआ है इसको अपन घटा देंगे, तो इसके पास में जो बची हुई रिजर्व कैपेसिटी है ना वो अपनी आ जाएगी 15 मेगावाट। ठीक है, ये भी संख्या अपनी मेगावाट के अंदर है। ठीक है, चलिए इसका आंसर अपना हो जाएगा ए। चलिए प्रश्न नंबर 37 देखिए, निम्नलिखित में से कौन जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र का लाभ नहीं है, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट होता है ना उसका लाभ कौन सा नहीं है, नीचे दिए गए उनमें से। ईंधन की आवश्यकता नहीं होती, ये लगभग से ये वैसे ईंधन की जरूरत होती है लेकिन पानी की जरूरत होती है जो कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। निरंतर शक्ति स्रोत, तो ये इसका गलत है ना, मतलब क्या है कि इस प्रश्न का राइट आंसर यही होगा, क्योंकि ये चीज़ गलत लिखी है निरंतर शक्ति स्रोत, क्योंकि जल विद्युत संयंत्र है केवल मौसमी पावर प्लांट है, क्योंकि जब नदियाँ बहेगी जब पानी चलेगा तभी अपन उससे अपन शक्ति का उत्पादन कर पाएंगे, तो कंटिन्यू अपने को शक्ति नहीं दे पाएगा, निरंतर शक्ति का स्रोत ये नहीं है। अगले प्रश्न पे आ जाइए, प्रश्न नंबर ए आपने देख लिए 38 नंबर देखिए, थर्मल पावर प्लांट द्वारा उत्सर्जित निम्न में से कौन सा प्रदूषक आंखों में जलन पैदा करता है। तो जलन पैदा करने वाली जो गैस होती है नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड होती है उनके द्वारा आंखों में जलन होती है। थर्मल पावर प्लांट का जो कोल होता है, जो कोयला जलता है तो उसमें से काफ़ी बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, जिसकी वजह से आसपास का जो एरिया काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है, और जो नज़दीक रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी आंखों में जलन होती है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से होती है। प्रश्न नंबर 39 देखिए, सबसे
अच्छा सक्षम वैकल्पिक स्रोत जो भविष्य की ऊर्जा मांग को पूरा कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा परमाणु ऊर्जा प्लांट। जो परमाणु ऊर्जा प्लांट है उनको अपन भविष्य की ऊर्जा की मांग को पूरे करने वाले पावर प्लांट अपन मानते अपन, यानी कि फ्यूचर की जो पावर प्लांट है वो न्यूक्लियर रिएक्टर ही है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा अपन जिस ईंधन का उपयोग करते हैं वो होता है अपना यूरेनियम का अपन इसके लिए उपयोग करते हैं। और नाइट जो अपने मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए इसमें अपन कैडमियम का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? कैडमियम का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की जो एक चेन बनती है उस पर कंट्रोल करते हैं कैडमियम के जरिए। ठीक है, और जो हैवी वाटर होता है, भारी जल होता है और जो ग्रेफाइट की छड़ें होती है उसके द्वारा इस पावर प्लांट की जो मतलब क्या है कि खतरा जो होता है उसको कम करने के लिए यूरेनियम वगैरह का अपन उपयोग करते हैं, जिसका कंट्रोलिंग जो चीज़ें होती है, कंट्रोलिंग इक्विपमेंट अपन इनको बोल सकते हैं। प्रश्न नंबर 40 देखिए, सीआरओ का इनपुट प्रतिरोध इन्होंने पूछा है। तो सीआरओ का इनपुट प्रतिरोध 10 मेगा ओम होता है। कितना होता है? 10 मेगा ओम सीआरओ का इनपुट इम्पीडेंस होता है। चलिए प्रश्न नंबर 41 देखिए, तापीय विद्युत संयंत्र के बढ़ते भाप तापमान का उसकी तापीय क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर उसकी भाप का टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो उसकी तापीय क्षमता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे जैसे भाप का तापमान बढ़ेगा तो उसकी तापीय क्षमता वो भी बढ़ती जाएगी, यानी कि रैखिक रूप से बढ़ता है। चलिए प्रश्न नंबर 42 देखिए, सीआरओ का उपयोग किस सीमा तक की आवृत्ति मापने के लिए किया जाता है। तो सीआरओ का उपयोग दोस्तों 1 गीगाहर्ट्ज तक की आवृत्ति मापने के लिए किया जाता है। 1 गीगाहर्ट्ज की वो चाहे रेडियो फ्रीक्वेंसी हो, चाहे अपनी ऑडियो फ्रीक्वेंसी हो, चाहे अपन मीडियम एम्पलीट्यूड वाली जो फ्रीक्वेंसी हो, तो इन सब के लिए अपन उपयोग करते हैं। 3 प्रकार की फ्रीक्वेंसी जिनकी रेंज 1 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 43 देखिए, भार वक्र के नीचे का क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि जो लोड अपना कर्व होगा ना उसके नीचे का जो एरिया होगा वो क्या बताएगा, तो उत्पन्न इकाइयों की संख्या अपने को बताएगा। प्रश्न नंबर 44 लोड फैक्टर होता है, यानी कि जो लोड फैक्टर है इसका मान हमेशा ही 1 से कम होता है, ये चीज ध्यान रखना। 45 प्रश्न देखिए, किस श्रेणी के एम्पलीफायर में न्यूनतम विकृति होती है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए क्यों होगा, तो देखिए भाई जिस एम्पलीफायर की दक्षता कम होगी ना, जिस एम्पलीफायर की दक्षता कम होगी उसमें डिस्टॉर्शन या विकृति है वो भी उतनी ही कम होगी। तो सबसे कम दक्षता होती है वो क्लास ए एम्पलीफायर की होती है, इसलिए इसमें विकृति भी कम होती है। और सबसे ज़्यादा दक्षता क्लास सी एम्पलीफायर की होती है, तो सबसे ज़्यादा विकृति या फिर डिस्टॉर्शन भी क्लास सी एम्पलीफायर में होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 46 देखिए, केसीएल के अनुसार धाराओं के बीच संबंध आपको बताना है। यानी कि ये जो धारा है ये अपनी I1 है, I2 है, I3 है, I4 है और I5 है, तो संबंध आपको दर्शाना है। तो केसीएल के नियम के अनुसार आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं का मान बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे आने वाली धाराएं कौन सी है उनको एक साइड में कर दो और जाने वाली धाराओं को एक साइड में कर दो। यानी कि I1 और I5 है, ये दोनों तो अपनी बाहर की तरफ निकल रही है। ठीक है, ये दोनों बाहर निकल रही है। और I1, I2, I3 और 4 ये सारी की सारी के अंदर की तरफ आ जा रही है, तो इनको अपन एक साइड में कर लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपना 4। चलिए प्रश्न नंबर 47 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीचे दिए गए परिपथ में R का मान आपको ज्ञात करना है। यानी कि ये जो रेजिस्टेंस बता रखा है इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो ये कैसे ज्ञात करोगे, ये अपनी पहली मेष नंबर 1 है, इसमें अपने को क्या लगाना है, इसमें अपने को केसीएल लगा देना है। और उसके बाद में ये मेष नंबर 2 है, इसमें भी केसीएल लगा देना है। तो पहले अपने इस मेष के अंदर केसीएल लगा रहे हैं, सॉरी केसीएल नहीं, अपन केवीएल इसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं, है ना। केवीएल अप्लाई करेंगे तो केवीएल किस हिसाब से अप्लाई करेंगे, यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 70, ठीक है, 70 -5 और I, यानी कि इस ब्रांच के अंदर जो धारा है उसको मैंने I माना है, तो ये अपना आ गया 5I। और उसके बाद में जब अपन नीचे की तरह इस ब्रांच में अपन आएंगे तो -7 और इसकी जो धारा है इसमें से I है। और उसके बाद में 2 एम्पियर जो धारा है वो इस सर्किट की जो धारा है वो ऊपर की तरफ जा रही, तो मैंने माइनस यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ से जब आप सॉल्यूशन करोगे तो I बराबर अपने को 7 एम्पियर मिल जाएगा। अब देखिए नंबर 2, ये जो इधर वाली जो मेष है इसके अंदर भी केवीएल आप लगाइए। ठीक है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अपना जो रेजिस्टेंस R है ना यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें धारा कितनी आ रही है, 2 एम्पियर धारा आ रही है। ठीक है, 2R हो गया। ठीक है, उसके बाद में माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा,
भी धारा इधर वाली जा रही है ऊपर की तरफ और ऊपर वाली आ रही है नीचे की तरफ, तो रजिस्टेंस अपना 7 ओम है, इसमें आगे अपन मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आई करेंगे, ठीक है, 2 माइनस आई करेंगे तो यहाँ से आप निकाल लीजिए भी 2R माइनस 14 प्लस यहाँ पे 7 इंटू 7 यानी कि आई की जो वैल्यू अपन ने कितनी निकाली थी, 7 निकाली थी, ठीक है, ये 7 रख दीजिए तो आर की जो वैल्यू अपनी यहाँ पे आ जाएगी 17.5 ओम आ जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका सॉल्यूशन रहेगा। प्रश्न नंबर देखिए 48। देखिए लूप कौन से होते हैं और मेश कौन से होती है। लूप तो होते हैं इसके अंदर जो बड़े वाला है ना, ऊपर वाला, ये एक इसका लूप है, यानी कि, और उसके बाद में ये जो अंदर वाली है ना, ये मेश है, यानी कि जो मेश है ये लूप नहीं हो सकते, लेकिन जो लूप है वो मेश हो सकते हैं। तो 48 नंबर में देखिए सभी मेश लूप है लेकिन सभी लूप मेश नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो अपना बी हो जाएगा। ध्यान देने वाली चीज़ है। प्रेरकत्व के लिए प्रतीक इन्होंने पूछा, यानी कि प्रेरकत्व का सिंबल पूछा है, तो ये तो देखिए कैपेसिटर का हो गया, ये रेजिस्टेंस का हो गया, ये अपना प्रेरकत्व का हो गया और ये अपना सेल का हो गया। सेल का सिंबल ये होता है और एक से ज़्यादा सेल को अगर अपन साथ में जोड़ देंगे तो वो बैटरी का सिंबल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 देखिए, एक प्रेरक की ऊर्जा के लिए समीकरण, यानी कि प्रेरक की ऊर्जा ज्ञात करने के लिए समीकरण या फिर फॉर्मूला कौन सा होता है, तो 1/2 Li की पावर 2, इस फॉर्मूले का अपन उपयोग करते हैं। तो आज अपन ने प्रश्न है वो 25 कंप्लीट किए, यानी कि 25 और 25 टोटल अपने 50 प्रश्न है वो अपन ने कंप्लीट कर लिए। अगली क्लास के अंदर अपन इसे आगे के जो क्वेश्चन है उनका अपन सोल्यूशन देखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।